डियर व्यूअर्स, ये जो पॉड शो होने वाला है, ये एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है। दिस इज द नंबर 1 एपिसोड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉड शो। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स हम इसमें इनवाइट करेंगे इस पॉड शो में। और ये पहला पॉडकास्ट बहुत खास है मेरे लिए। बहुत खास क्यों है? क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लाइंट्स के साथ मैंने किया है। वो क्लाइंट आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी टेलिंग यू दिस। उनका नाम है श्री वरुण कोहली जी एंड ही इज द एमडी एंड डायरेक्टर ऑफ साई लाइफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। भर भर के इंफॉर्मेशन है और भर भर के ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग आपके साथ हमने शेयर करी। तो वरुण जी, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही और साई लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? सर, साई लाइफ की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो 2007 से हुई थी। अप्रॉक्सीमेट 17 साल हो गए मेरे को करते हुए। और 17 साल पहले मैं ट्रेडर था। लाइक छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर से माल लेता था और जगह जगह जाके टूरिंग करके मैं डिस्ट्रीब्यूशन को कहता था कि भैया, झूठ बोलता था कि भैया मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तब क्या इतना गूगल नहीं होता था, तो लोगों के पास इतना वो नहीं होता था, कन्विंस नहीं होता था कि जा सके, हम किसी से मिल सके। तो उसके बदले हम जाते थे मैन्युफैक्चर के बिहाफ पे और जाकर उनसे मिलते थे और ऑर्डर कलेक्ट करते थे। तो शुरुआत मेरी जर्नी की वहीं से हुई थी। चांदनी चौक में, मेरे को याद है आज तक, चांदनी चौक में हमने पहले एक छोटा सा ऑफिस लिया था रेंट पे। तो वहीं पे हम पैकिंग करते थे और वहीं से फिर डिस्पैच करते थे अलग अलग जगह। फिर उसके बाद हमने, मान के चलो 4 साल बाद, एक प्रोडक्ट था नीडल डिस्ट्रॉयर, वो बनाना स्टार्ट किया था, जो मैं खुद बनाता था पहले। तो उसी दुकान के ऊपर ना एक छोटा सा लेवल था, तो उस पर हम बनाते थे, नीचे बेचते थे। ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तो वही बनाया, तो हमने भगीरथ में बेचा, दिल्ली से बाहर बेचा। तो ठीक है, हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। 4 साल वहां लग गए। 2011 अप्रॉक्सीमेट में मैंने नीडल डिस्ट्रॉयर बनाया। उसके बाद हम झिलमिल आ गए थे 2013 में। झिलमिल में दामोदर पार्क इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे हम आ गए थे। तो दामोदर पार्क में हमारे पास टोटल 108 यार्ड्स का एक फ्लोर होता था। तो पहले हमें बहुत बड़ा लगता था वो फ्लोर कि भैया इस पे हम करेंगे क्या। तो हमने एक इंजेक्शन मोल्डिंग लगाई कि नीडल डिस्ट्रॉयर को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। वहां से हमने स्टार्ट किया। तो वहां से जर्नी करते करते दामोदर पार्क का एक फ्लोर लिया, फिर हमने नीचे वाला फ्लोर लिया, कुछ और प्रोडक्ट्स बनाए, फिर बेसमेंट वाला लिया, फिर और कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, फिर साथ में एक ऑफिस लिया। तो ऑफिस जब लिया तब मेरे को लगा, वहां मैं खाली बैठता था क्योंकि ऑफिस मेरी फैक्ट्री से अलग था, तो खाली बैठता था। मैंने कहा यार, ये जर्नी मेरी कोई ठीक चल नहीं रही है। मैं ग्रोथ के लिए दौड़ रहा हूँ और अगर मैं यही सब करता रहा तो मेरी ग्रोथ होगी नहीं। तो फिर एक बैरियर तोड़ा मैंने कि भैया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आने लगी कि पॉल्यूशन का भी आने लगा, लेबर लॉस की भी प्रॉब्लम आने लगी। तो काफी प्रॉब्लम थी। छोटा इंडस्ट्रियल एरिया था, कोई सुनवाई थी नहीं हम लोगों की। राइट। तो फिर वहां मैंने एक बैरियर तोड़ा और ये आप समझिए 6 साल पहले 2019 में मैं साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया आ गया था। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट लिया था पहले रेंट पे। तो शुरुआत वहां से करी है। तो साहिबाबाद में साइन लाइफ इंडस्ट्रीज की फिर रखी गई ब्रांड। साइन लाइफ हमने 17 साल से लेके चल रहे, बट साइन लाइफ इंडस्ट्रीज फिर खोली हमने साहिबाबाद में। तो 1 साल बाद ही हमने सामने वाला यूनिट भी लिया। तो कुछ ऑटोक्लेव्स वगैरह भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए। फिर इतने में एक यूनिट और लिया, वो हमारा कोविड में अटक गया था। तो 2020 वाले कोविड में वो अटक गया था। फिर वो यूनिट हमने ऑपरेशनल करा कोविड की वेव के बाद। तो वो ऑपरेशनल करा, तो उसके बाद उसको एक्सपेंशन किया। फिर 1 साल हो गया, अब हम साइन लाइफ मेडिकल डिवाइस साहिबाबाद में उसी रोड पे आ गए। तो जर्नी मेरी यहीं से स्टार्ट हुई और आज हम यहाँ पर है। वाओ, मजा आ गया। मतलब एज अ बिजनेस ओनर मुझे बहुत मजा आया सुन के आपकी जर्नी। मतलब साउंड इंटरेस्टिंग कि एज अ मैन्युफैक्चरर आप दिखाते थे, खुद को दिखाना ही पड़ेगा जब अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। दैट्स टोटली फाइन। आपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी, तो आपके हिसाब से साहिबाबाद वाज मच डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर ये सर चीजें सेटल थी। यहाँ पे चीजें सर, मैं बताऊँ, मैं तो आया तो मेन तो स्पेस की वजह से, राइट, कि मेरे को वहां पर ना स्पेस की ज्यादा प्रॉब्लम। करेक्ट। और मैं चाहता था कि यार खुली जगह होगी तो कुछ करेंगे। बिल्कुल ठीक। और मैं हमेशा ना उल्टा सोचता था। लोग क्या करते, पहले काम लाते हैं फिर स्पेस ढूंढते। मैं उल्टा लेता, खाली रहेगा ना जगह तो अपन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। खाली जगह हमें बर्दाश्त नहीं होगी, और ऊपर से रेंट वाला है तो रेंट तो हर वक्त ही चुभ रहा होता है। तो हम फिर वहां करते थे कि भैया जगह थोड़ी फालतू ले लो, देखेंगे आगे क्या करना है। ऑसम ऑसम। तो ऐसे ही लिया है हमेशा स्पेस। क्या बात है, माइंडसेट। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये बताइए, कॉम्पिटिटर्स, साई लाइफ इंडस्ट्रीज की बात करूं
आपकी कॉम्पिटिटर की डेफिनेशन क्या है? सर देखिए, पहले मतलब मैं आज से 17 साल पहले बोलूँ ना, तो कॉम्पिटिटर्स का पहले मैं कहता था कि मेरा कॉम्पिटिटर ऐसा है, मेरा कॉम्पिटिटर वैसा है, इसका ये खराब है, उसका वो खराब है। जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे ना, तो माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा आपका। अब माइंडसेट क्या चेंज हो गया, जैसे मैं जो भी देन हूँ ना, अपने कॉम्पिटिटर्स की ही देन हूँ, और मैं उनको थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी ना, मेरे को दिख रहा था मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में गैप बहुत बड़ा है। मैन्युफैक्चरर अपने आप को इतना बड़ा मानता है कि वो कस्टमर की सुनना ही नहीं चाहता है, वो तो कहता भैया मैंने जो कह दिया वही है। तो मैं ट्रेडर की सुनता था, फिर मैन्युफैक्चरर के साथ थोड़ा बहुत खेल खेल के मैनिपुलेट कर 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 करता था। बट मेरे को अपनी इंडस्ट्री में स्कोप ही नहीं दिखा कि अगर मैन्युफैक्चरर हमारी फील्ड के अगर ऐसे है और ट्रेडर्स की डिमांड को समझ नहीं रहे, तो अपन अगर उस गैप को पूरा कर दे तो अपन सरवाइव कर जाएंगे। ऑसम, ह्यूज गैप एनालिसिस आपने करा और फिर उसको कैटर करा। एग्जैक्टली, यहीं से किया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपने ये चीजें करी, अगर हम यूएसपी की बात करें, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की बात करें, साई लाइफ इंडस्ट्रीज की यूएसपी क्या है आपके हिसाब से? हमारी कंपनी की सर जो मेन यूएसपी है ना सर, हम आफ्टर सेल्स को बहुत बड़ा मतलब एक अपना फैक्टर मानते हैं। और हमारी कंपनी की सर गुडविल ऐसी है कि अगर किसी भी क्लाइंट ने पैसा जमा भी करा दिया ना, तो उसको रिस्क नहीं है, वो टेंशन नहीं लेता, ठीक है। और अगर हमने कोई क्वालिटी कमिट करी है तो वो क्वालिटी सप्लाई होगी। हम कभी ऐसा नहीं करते कि भैया ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, तो ऐसा कभी हमारे यहाँ वर्डिंग्स हुई नहीं है। तो हमारी जो मेन यूएसपी रही है ना, हमने कस्टमर को समझाया, उसको सुना है, उसके हिसाब से उसको दिया, और ऑटोमेटिकली कुछ चीजें अनसेट दे दो। जैसे हम कहते हैं कि भैया, अब हमें कोई कहता है मैं क्वालिटी देना, मैंने कहा सर आपने अगर मेरे को ओरिजिनल नोट दिया तो मैं आपको ओरिजिनल माल दूंगा ना। करेक्ट। तो ये तो अनसेट प्रॉमिस है कि अगर किसी से मैंने कोई फटाओ नोट नहीं लिया, कोई नकली नोट नहीं लिया, तो मैं फटाओ माल भी नहीं दूंगा उसको। तो हमारी कंपनी की ये यूएसपी है, और कस्टमर्स का ट्रस्ट भी इसी चीज पे सबसे बड़ा है हमारा, कि इनके साथ जैसा मर्जी कर लो, कोई गलत नहीं करेंगे। ये एथिक्स की कंपनी है। एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आगे चल के लेता हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के क्या मंत्राज हो सकते हैं? एक दो मंत्राज अगर आप शेयर करना चाहें। सर मंत्राज कहेंगे तो मैं आपको चलो वर्ड्स देता हूँ 5, और मैं इन 5 वर्ड्स को ना बहुत अच्छे से घूट के पी रखा है। सर सबसे पहले आता है हमारा एथिक्स। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप ही एथिकल नहीं हो, तो आई एम डैम श्योर कोई भी एथिकल नहीं होगा। सो अगर मैं ही एथिकल हो गया ना, तो मेरे एक एक टीम मेंबर को पता है कि हमें एथिक्स से रहना पड़ेगा। सेकंड आता है सर पेशेंस। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मेरे को पेशेंसली उसे करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। ट्रू। मतलब हमारा मंत्र है कि 100 दिन तक अगर मैंने उस काम को नहीं दिया तो आई कैन नॉट लीव दैट वर्क, और 100 दिन के बाद रिजल्ट लिया है तो आई डोंट नीड टू डू दैट वर्क। तो ये लॉजिक क्लियर है मेरा। अब थर्ड की बात करूंगा तो सर उसमें आता है हार्ड वर्क। कोई भी काम करो, हार्ड वर्क तो मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप सोचोगे कि मेरा हार्ड वर्क नहीं लगेगा तो काम कभी पूरा होगा ही नहीं, ठीक है ना। और फोर्थ में अगर मैं कंसिडरेशन करूं तो वो आता है लर्निंग। अगर मैं अपने स्किल्स को लर्न नहीं करूंगा तो किसी और को समझाने से पहले अगर मुझे ही नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे किसी को वो मैसेज पास ऑन कर सकता हूँ? उसके अंदर क्या ड्यूरेबिलिटी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लास्ट जो आता है ना उसमें, वो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अब आप मेरे को ही देख लो, मैं 17 साल से अगर लगा पड़ा हूँ, चाहे अप्स एंड डाउन्स जितने मर्जी है, मगर ये एक चीज है जिसमें मुझे लगे रहना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट क्विट दिस ऑप्शन। ये कोई ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। ये 4 ऊपर की चीजें कर ली है, उसके बाद 5वीं चीज है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास, मेरे को करना ही करना है। आई कैन नॉट क्विट दिस। और अगर मैं सर देखिए आपकी भी बात करूं, हर कंपनी में यूएसपी है जी। चलो मैं आपसे जानता हूं आपकी कंपनी की क्या यूएसपी है, कि भैया सेल्स ट्रेनिंग में ही आप लोग क्यों हैं, और आपकी कंपनी की यूएसपी क्या है? अपना तो फंडा क्लियर है वरुण जी। देखिए, हमने साई लाइफ को भी सर्विस दी है, दे रहे हैं और देते रहेंगे। यूएसपी अपनी क्लियर है। मैं हर किसी से बोलता हूँ, सारे बिजनेस ओनर से बोलता हूँ, आपसे भी मैंने बोला था लगभग 1.5 साल पहले जब मैं सबसे पहली बार हम मिले थे, कि हमारा कंपटीशन है ही नहीं, हमारी यूएसपी है। व्हाई? बिकॉज वी आर आउटपुट ओरिएंटेड कंपनी।
बोले तो आज के टाइम में ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, दैट यू हायर अ ट्रेनर, दे विल कम एट योर प्लेस, दे विल डिलीवर, दे विल कलेक्ट द चेक एंड दे विल गो, ओके सर टाटा बाय बाय, मिलते हैं बाद में। दैट इज एथिकली रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है। मैं एथिकली रॉन्ग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आउटपुट की तो बात करी नहीं। किसी की कंपनी 1 करोड़ के टर्नओवर पे है, किसी की कंपनी 100 करोड़ के टर्नओवर पे है। अगर 100 से 101 में नहीं ले जा पाया तो अंकित रविंद्र जैन का फायदा क्या है? यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी का बेनिफिट क्या है? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट ट्रेनिंग? यही हमारी यूएसपी है। दैट्स ग्रेट सर, आप अपनी यूएसपी पे और कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं। मैं तो खुद रिकमेंड करूंगा उसके लिए कि भैया थैंक यू करूंगा आपका कि आप लगातार लगे पड़े हैं। आफ्टर सेल्स में भी आप वही, आपकी भी वही है, आफ्टर सेल्स आप सेल्स कर देते हैं, उसके बाद जो आप फीडबैक दे रहे होते हैं ना मेरे को भी काफी सही लगता है। उस वजह से हमारा जो रिदम है ना वो चल रहा है। 100%, थैंक यू, मीन्स अ लॉट, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू मी। अच्छा देखिए सर, मैं तो सेल्स का बंदा हूँ, सेल्स की ही बिजनेस में हूँ। सेल्स टीम जब आप हायर करते हैं, ऑफ कोर्स आपके पास एचआर होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है, प्लीज रेक्टिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो लास्ट प्रोसेस है इंटरव्यू का वो तो आप ही लेते होंगे डेफिनेटली। तो जब आप इंटरव्यू लेते हो सेल्स के लोगों को हायर करते वक्त, स्पेशली सेल्स, आप क्या देखते हो? सर सेल्स तो मतलब कहते हैं हार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। और अगर हार्ट अपने कंट्रोल में नहीं है तो वी कैन नॉट हायर अ टीम। तो सेल्स टीम को तो मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि हमारे पैरामीटर्स बहुत सारे सेल्स के लिए, लाइक कुछ पैरामीटर्स हमारे पास प्री डिफाइंड है एचआर पे, उन पैरामीटर्स के बाद देखेंगे तो एक राउंड और होता है बीच में। फिर जब लास्ट राउंड मेरे साथ आता है, मैं सिर्फ कैंडिडेट में क्या देखता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है और उनका एटीट्यूड कैसा है। मेन सेल्स में एटीट्यूड देखता हूँ कि भैया सामने वाले की लर्निंग पावर कैसी है और सामने वाला अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट करता है। तो यही 5 मेन फैक्टर्स है देखता हूँ मैं सेल्स टीम में। और सिर्फ सेल्स टीम ऐसी है जिसकी छोटी से छोटी हायरिंग भी होगी ना तो मेरे थ्रू ही होगी। सेल्स टीम की हायरिंग कभी डायरेक्ट नहीं होती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि दैट सेल्स इज द ऑक्सीजन टू योर बिजनेस, वो तो ऑक्सीजन है। यस। और जितने भी सेल्स टीम है वो सारे ऑक्सीजन सप्लायर्स है आपके आपकी भाषा में, मेडिकल की भाषा में। यस दे आर। वाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन है, मुझे सच में मैं आपसे बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था, आज मुझे मौका मिला है, आज आप पकड़ में आए हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स ही क्यों? सर मेडिकल इक्विपमेंट्स ये प्रोफेशन मेरे दादाजी का गिफ्टेड है हमें। और मतलब हम समझ लो मैं 3rd जनरेशन होने के बावजूद भी 1st जनरेशन हूँ, ठीक है। ये सब करा मैंने अपने आप से ही है। थोड़ा सा फादर्स वगैरह थे वो दूसरी लाइन में चले गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में चले गए थे, बट मेरा इतना वहाँ पे लग नहीं रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। टीवी की लाइन थी तो मेरे को लग रहा था मेरे को तो बहुत नीश मार्केट है, तो उस टाइम पे तो ओनिडा के टीवी और ये सब चलता था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा था खुद से ही करूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, नहीं करूंगा तो देखी जाएगी। बस करते करते राह मिलती गई, डेडिकेशन थी तो फिर मेडिकल लाइन ही चूज की। अब मेरी जर्नी की बात करिए तो मैं सपोज करो आपके साथ भी ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा, आप कुछ और करते होंगे, कुछ और। मैं आपसे पूछता हूँ अगर यही चीज कि आपने ही क्यों सेल्स की ट्रेनिंग आपने चूज की? अच्छा, व्हाई सेल्स? देखो अरुण जी, मैं तो बताना चाहता हूँ और मैं हर किसी को बताता हूँ कि अंकित रविंद्र जैन को कुछ और आता ही नहीं। मुझे कुछ और आती नहीं, मुझे सेल्स ही आती है। आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ सेल्स फॉर द पास्ट 15 ईयर्स। 15 साल हो गया मुझे लगभग सेल्स ही कर रहा हूँ। सेल्स पहले उन कंपनीज के लिए जनरेट कर रहा था जहां पे मैं जॉब करता था, उसके बाद मैं अपनी कंपनीज के लिए जनरेट कर रहा था और आज दूसरों की कंपनीज के लिए जनरेट कर रहा हूँ। एमएसएमई ओनर्स हैं, आपके जैसे लोग हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए हम लोग सेल्स जनरेट कर रहे हैं। हमेशा लोग बोलते हैं अंकित यू आर अ बिजनेस कोच। बिजनेस में हमेशा बोलता हूँ ना 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 ना, आई एम नॉट अ बिजनेस कोच। बिजनेस में तो बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, बी से लेके एस तक। मैं सिर्फ एक अल्फाबेट जानता हूँ, वो है एस फॉर सेल्स। मैं और कुछ और जानते ही नहीं। सेल्स के डॉक्टर हैं, आपकी कंपनी में घुसेंगे और सेल्स को ऊपर उठा देंगे। दैट्स इट, दैट्स माय जॉब। और उसमें मुझे मजा आ रहा है और तहा उम्र हम लोग तो यही करने वाले हैं। ये अच्छा है, आपको भी मैं अगर क्लियर करूँ ना कि आपका ना ये नहीं कर रखा आपने कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। मतलब आप सोर्स ऑफ इनकम के लिए नहीं कर रहे, आप पैशन के लिए कर रहे हैं ना। एक चीज पकड़ो, उसको ऐसा छाप दो, ऐसा छाप दो कि वही चीज इतनी बड़ी हो जाए आपके लिए कि आपको किसी और चीज को करने की जरूरत ही ना पड़े। दैट इज आवर एफर्ट। बिल्कुल
वरुण जी, आपने ना जो 5 चीजें बताई वो मेरे दिमाग में छप गई हैं और मैं चाहता हूँ कि हर किसी के दिमाग में छप जाए। लोग ना यही चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, किसी भी चीज में हो, बस हार्ड वर्क ना करना पड़े। भगवान कुछ ऐसी चक्री चलाए कि बस हार्ड वर्क ना करना पड़े। दैट इज बैड। 5 में से एक चीज हार्ड वर्क थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी एथिक्स, जो आपने नंबर 1 पे लिया। एथिक्स के बारे में हल्का सा थोड़ा और बताएं। सर एथिक्स क्या है, बड़ा सिंपल सा क्लियर है। कोई भी काम करने के बाद अगर आप उस काम को लेकर स्टैंड नहीं ले सकते तो आई एम डैम श्योर आपने गलत काम किया। ठीक है ना। अगर मैंने कोई काम किया है और अगर मेरे को लगता है कि मैंने वो सही काम किया है तो वो एथिकल है। yes. और अगर सामने वाले से मेरे को नजरें छुपानी पड़ जाए तो एथिकल नहीं है ना। मैं आपको हमारे कोविड का ही एक इंसिडेंट बताता हूँ। कोविड में हमारा एक प्रोडक्ट था ऑक्सीजन फ्लो मीटर। मार्केट में वो 5,000, 10,000, 8,000 जो रेट बोलोगे वो मिल रहा था और वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट। तो हमने अपने फैक्ट्री के बाहर ना बोर्ड लगा दिया कि हम फ्लो मीटर देंगे 700 रुपीज में और बेसिक कॉस्ट उसकी थोड़ी और कम है, बट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन इशू हमें 700 का बेचना पड़ रहा था और हम बेच भी रहे थे, खुशी से बेच रहे थे। तो उसका मेरे को कमबैक कैसे मिला है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने, दिल्ली के ट्रेडर्स ने उसको 5,000, 10,000, 8,000 में जब बेचना स्टार्ट किया ना तो लोगों को उन मैन्युफैक्चरर से और ट्रेडरों से ना विश्वास ही उड़ गया। yes. कि दे आर वर्किंग फॉर द मनी ओनली। ट्रू। ठीक है। और हमारे साथ उल्टा हुआ। जिन लोगों को मैं 5-5 साल से पिच कर रहा था, उन्होंने जब मेरा ये काम देखा तो वो अलग ही लेवल पे थे। उनको ये लग रहा था कि भाई इस एज में आकर बंदा इतना एथिकल काम कर रहा है तो वी कैन वर्क विद हिम। तो ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस ग्रो में भी उसने बहुत बड़ा सपोर्ट किया कि लोगों ने देखा है कि भैया ये पैसे के पीछे दीवाना नहीं है, ये अपने एथिक्स से वो नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे को वहां से लगा, अब मैं चाहे टीम में हो, चाहे घर में हो, चाहे मतलब आउटसाइड वर्ल्ड हो, अपना डीलर हो या कोई भी हो, अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मैं फेस नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे रहता ही नहीं कि रात को बेचैन होना पड़े या कुछ करना। मैं रिलैक्स रहता हूँ, काम गलत नहीं करूंगा, भले मेरे को लॉस हो या प्रॉफिट हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाथ मिला गया वरुण जी, मजा आ गया। ऐसी स्टोरीज ना, ऐसी एथिक्स वाली स्टोरीज मैं सच में देश और दुनिया में पहुंचाना चाह रहा हूँ, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि लोग एथिक्स को अपने अंदर डाल सके, इंटरनलाइज कर सके और फिर उससे आउटपुट निकाल सके। एथिकली भी आउटपुट निकलता है, निकलता है। जीते जाते एग्जांपल आप। एग्जैक्टली। हमारा आज यहाँ आना सफल हो गया। अच्छा, एथिक्स की बात करें तो रतन टाटा जी को हम कैसे पीछे रख सकते हैं। अभी रतन टाटा जी का कुछ टाइम पहले देहांत हुआ, उसके बाद मेवाल टाटा जी को एज अ चेयरमैन शायद अपॉइंट किया गया। आपके क्या व्यूज हैं टाटा ग्रुप एंड इन लोगों के बारे में? सर वो इतना बड़ा ग्रुप है कि मैं अगर उनके आदर्श भी फॉलो कर लूँ ना तो मैं समझ लूंगा इतने में मेरा जीवन सफल हो गया जी। ठीक है। अभी तो बहुत छोटे हैं बट उनकी एथिक्स वाली राह पे तो हम चल ही सकते हैं। उनको कहीं से भी हम मतलब कंपेयर तो सोच भी नहीं सकते इस जन्म में, बट उनकी जो राह है वो इतनी क्लियर, ट्रांसपेरेंट है, ह्यूमैनिटी वाली राह है, तो हमें भी वो सब देख के ना बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। और बात करेंगे न्यूएल टाटा की तो सर आई मस्ट से कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही संभालेंगे जितना रतन जी ने किया है ना इस देश के लिए। अगर हम में से कोई उसका 0.001% भी कर पाए ना तो बहुत बड़ी चीज होगी। मतलब 0.001 भी मेरे लिए बहुत बड़ा है जितना उन्होंने किया हुआ। awesome, awesome, awesome. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। I reciprocate your feelings, truly. जहाँ पर हमने एथिक्स की बात करी, मजा ही आ गया आपका आंसर सुनकर लिटरली। साथ में माइंडसेट, अगर माइंडसेट को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। किसी भी बिजनेस में, हम आपके बिजनेस की बात ही नहीं कर रहे, किसी भी बिजनेस में माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है? सर गेम ही सारा माइंड का है। अगर मैं बात करूं, मेरा माइंडसेट रेडी नहीं है कि मैं ये काम करूं। माइंडसेट में सबसे बड़ा काम करता है ब्रेक द बैरियर। ठीक है, अगर मेरा माइंड ही रेडी नहीं है कि मेरे को ये बैरियर तोड़ के अब ये काम करना है तो मैं कभी नहीं करूंगा। और अगर मैं बैरियर नहीं तोड़ूंगा तो मैं वहीं पे उसी लेवल पे स्टक रहूंगा। तो सारा अगर मैं समझ के चलूं, एनर्जी जो आती है वो सारी माइंड से ही आती है। और अगर आपका माइंड ही क्लियर नहीं है तो आप मत करो तो ज्यादा अच्छा है। जो कर रहे हो आप वो भी खराब करोगे।
तो आपको यू मस्ट बी विजनरी और मस्ट बी क्लियर विद द माइंडसेट कि 5 साल बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले वो देखना चाहिए। अगर मैं 100 रीच कर रहा हूँ तो 100 नहीं करूंगा तो 50 तो कर ही जाऊंगा। बट अगर मेरा माइंडसेट है ही नहीं, सोचना ही नहीं, आया हूँ जो करना है वो करा और चला गया, इट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग। यू आर डूइंग, सच में यू आर डूइंग नथिंग। बहुत सही बात बोली आपने। मतलब यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है दैट मैं हमेशा बताता हूँ, मैं सेल्स टीम को बताता हूँ, आपकी सेल्स टीम को भी ये फॉर्मूला पक्का रटा हुआ होगा दैट सक्सेस इज इक्वल टू 80% माइंडसेट, 20% स्किल सेट। हम ट्रेनिंग करने जाते हैं, मैं माइंडसेट लेके बैठ जाता हूँ। बहुत सारे ओनर्स बोलते हैं आपका तो सर राइट माइंडसेट है, आपका तो लर्निंग वाला माइंडसेट, आप समझते हो माइंडसेट की भाषा को। तो मैं माइंडसेट लेके बैठ जाता हूँ। मैं और मेरे ट्रेनर सबसे पहले बहुत सारे घंटे हम लोग लगाते हैं सिर्फ माइंडसेट पे। लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हो भाई, सेल सिखाओ ना इनको यार, धंधा ग्रो कराओ। का सर पहले माइंडसेट सिखाना पड़ेगा, उसके बिना वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो होता ही सर, देखिए मेन तो अगर माइंडसेट किसी का क्लियर हो गया ना तो वो कुछ नहीं पता, वो हमसे अच्छा भी कर सकता है। यस, वी कैन नॉट जज। वेरी ट्रू। ठीक है ना, अगर उसका माइंडसेट ही नहीं होगा तो मैं डैम श्योर हूँ आप स्किल्स को 80% भी दे दोगे ना, अगर उसका माइंड ही क्लियर नहीं है तो उसने करना भी नहीं है, कर ही नहीं पाएगा, तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं। तो आप मेन काम आप जो कर रहे हैं ना आप वही करिए, आप यू आर डूइंग इट वेरी वेल। तो आप 80% वही काम कर लोगे ना तो 20% तो इजिली हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, हम लोग हमेशा से बात करते आते हैं कि वी नीड टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ। आप कैसे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं? मैं सच में जानना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। सर देखिए, बिजनेस अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह है। घर गए तो फोन नहीं, और अगर ऑफिस आ गए तो घर का फोन नहीं, तो सॉर्टेड है। तो इसमें मैं अपनी फैमिली को भी थैंकफुल करूंगा इस चीज़ के लिए कि दे आर वेरी क्लियर कि इसको इस टाइम पे हमने डिस्टर्ब नहीं करना। और अगर कोई भी काम है तो वो नॉर्मली, मैं तो कहते हैं ना कि फोन करना, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, दे नेवर डिस्टर्ब मी अलाउड। वो छोटा मोटा बोलते हैं बस, ठीक है अगर कर सके कर दे, नहीं कर सके तो मतलब बहुत इजीली सॉर्टेड है कि अगर उनको क्लियर है ना कि ये वहाँ पर है, ऑफिस में है, तो दे नेवर डिस्टर्ब मी अलाउड। और रही बात घर पे, तो घर पे आके मैं पूरा टाइम, मतलब स्पेशली अपने बेटे के साथ तो बहुत ही थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, 6-7 साल का जब हो गया है तो उसको थोड़ा सा मस्ती सूझती है, तो मेरे को उसमें भी अपने आप में मजा आता है। Correct. मतलब मैं वेकेशन पे भी जाता हूँ तो मैं, मेरी वाइफ, बेटा, तो उसके साथ भी पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर मस्ती भी करते हैं। अब थोड़ा सा मेरे को मजा आ रहा है उसको सिखाने में, ऑफ कोर्स। और उसके जो क्वेरीज आती है, उसके मतलब बेवकूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व करने में भी मजा आता है। तो मैं मतलब इनफैक्ट मैं बेटे के साथ बैठ के अब चेस खेलते हैं हम कितनी कितनी देर, कभी कोई लूडो खेल लेंगे, तो हमें उसमें ज़्यादा मजा आता है। तो मेरी फैमिली लाइफ में सर थोड़ा सा बैलेंस रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ की टेंशन वहाँ लेके जाऊँगा, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो उसमें मेरी पर्सनल लाइफ भी बेकार हो जाएगी। और एट द एंड सर जो मर्जी कह लो, फैमिली में भी सुकून मिलता है, जो सुकून वहाँ मिलता है मेरे को वही सुकून यहाँ मिलता है। तो मेरी फैमिली ये बात समझ चुकी है कि मतलब ये बॉडी वरुण कोहली है ना, तो एक हाथ ये रहा एक हाथ ये रहा, तो एक बिजनेस है तो एक फैमिली है, तो दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना जरूरी है। वी कैन नॉट, मतलब समझिए मैं अपनी फैमिली की वजह से अपना बिजनेस नहीं खराब कर सकता, अपने बिजनेस की वजह से अपनी फैमिली नहीं खराब कर सकता, तो मेरे को इक्वली दोनों को लेके चलना ही पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब हम ये इन्फ्रेंस इससे निकाल सकते हैं दैट यू आर इन हार्मनी, मतलब जो आपके रिलेशन है वो बहुत हार्मोनियस चल रहे हैं घर में, इसीलिए आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पा रहे हैं, इसलिए वो भी आपकी बात समझते हैं। सो वो जरूरी भी है ना। अगर सपोज करो मैं घर की टेंशन लेकर यहाँ बैठा हूँ और घर वाले अगर नहीं समझ रहे तो आई कैन नॉट परफॉर्म हियर। मैं, मेरी मदर है, इतनी सपोर्टिव है मेरी मदर इस चीज़ को लेकर कि बेटा यू आर डूइंग वेरी वेल। वो हमेशा, मतलब हम उनसे बात करते हैं ना तो मम्मी गुड मॉर्निंग, शुक्र है करती रहती है, मतलब ग्रेटिट्यूड बहुत देती है। और मतलब ऑलवेज से कि बेटा तुम खूब तरक्की करो, बेटा तुम खूब तरक्की करो। तो हमें भी ये चीज़ अच्छी लगती है। और दिन में अगर 20 बारी उनके मुंह से सुन रहे हैं कि खूब तरक्की करो, तो भैया तरक्की तो करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ अगर मैं बोल के चलूँ, उनको मैं थैंक्स कहता हूँ इस बात के लिए कि भैया वो कभी भी मेरे को किसी काम के लिए फैमिली साइड से मेरे को कभी प्रेशर नहीं आया। अगर ऑफिस आया हूँ तो रिलैक्स माइंड से ही आऊँगा, घर की कोई टेंशन टच उड़ा कभी लेकर ही नहीं आया। क्या बात है, क्या बात। आपने मुझे मेरी मम्मी क्या दिला दी। मैं सच में थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को लेकर और अपनी वाइफ को लेकर स्पेसिफिकली।
क्योंकि अगर वो लोग सपोर्ट ना करते तो सच में कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। फोकस के साथ आप यहाँ नहीं बैठ सकते आपकी फैमिली के बिना, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा ब्रदर भी यहाँ बैठता है, अगर मैं और मेरा ब्रदर टेंशन लेकर, घर की टेंशन लेकर यहाँ बैठे, हम एक ऑफिस में बैठते हैं, तो हम कभी बैठ नहीं सकते। हम घर की बात घर पे, यहाँ की बात यहाँ पे, और घर जाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है सर, छोटी सी लाइफ है, इसमें अगर हम छीना झपटी में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलता। ये एक्सपीरियंस मतलब हमने पास से सीखा हुआ है। तो भैया कुछ लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, खुद से कमा लेंगे, खुद से कर लेंगे, रिलैक्स होके रहते। अगर कोई बात नहीं, थोड़ा कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो सकता है अगर दिल मिले हो। अगर दिल ही नहीं मिले तो सर मतलब समझ लो किसी भी छोटे बात पे भी मतलब आर्ग्यू हो सकती है, तो हम कभी करते नहीं। बहुत रिलैक्स कूल माइंड रहना पड़ेगा। Oh yes, that is very important. With big heart. With big heart. सच में with big heart. बिल्कुल ठीक। Irrespective of your age, big heart. Very important. अच्छा, पर्सनल से अब फिसल के वापस से हल्का सा बिजनेस पे आते हैं। You are a businessman. आपके हिसाब से टॉप 3 क्वालिटीज है, जितनी भी आप क्वालिटीज 2-3 क्वालिटीज बताना चाहें, एक बिजनेसमैन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है? सर सबसे पहली क्वालिटी अगर मैं बात करूं, जो 5 शुरू में क्वालिटीज बताई थी उनके अलावा बताऊंगा, तो जो मैं मानता हूं जो आपके सेल्स से रिलेटेड होती है, अपने कस्टमर से कनेक्ट रखना, अपने कस्टमर की नीड समझना। अगर आपको उसकी नीड नहीं पता ना, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द कस्टमर, तो यू कैन नॉट परफॉर्म वेल। आप ऑफिस में बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते। लाइक मैं भी कई बार जाता हूँ सेल्स करने, तो मैं मतलब रैंडमली जाता हूँ कि सर मैं यहाँ से आया हूँ, मैं कभी नहीं बताता मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कौन हूँ, सर मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये कंपनी हमारी प्रोडक्ट बनाती है। तो वो जो फीडबैक देते हैं ना सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइक मैं अभी भी होकर आया हूँ, अभी 10 दिन पहले भी टूर पे गया था, और ऐसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में गया, यहाँ कोई नहीं जानता मेरे को, तो वहाँ बैठकर जो सीखने को मिलता है ना, बहुत मजा आता है। तो पहला मैं कहूँगा अपने कस्टमर का कनेक्ट ना कभी मत छोड़ो। कस्टमर जो कह रहा है समझो। हाँ, अगर उसकी डिमांड अनएथिकल है तो वी कैन नॉट हेल्प की भैया क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कई कस्टमर्स हमें भी ऐसे मिलते हैं जिनकी डिमांड ही बिल्कुल मतलब अनएथिकल मानूंगा कि हमारा तो ये हो गया ऐसा करके दो, तो हम साफ मना कर देते हैं, सर देखिए प्रैक्टिकल है, ये नहीं पॉसिबल, तो हम वो मना भी करते हैं। और दूसरी क्वालिटी मैं कहूँगा सर, आप खुद के साथ साथ ना टीम पे काम करो। देखो, आपको बढ़ाने में और आपकी कंपनी को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है टीम का। और मैं सजेस्ट करूंगा हर किसी को कि जैसे आपकी घर पे फैमिली है ना, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, भाई है, बहन है, तो ऐसी आपकी यहाँ पे भी फैमिली। मतलब मेरा 8 घंटे अगर यहाँ पर है, तो 8 घंटे अगर मैं टीम के साथ अच्छे से रहूँगा, एज अ फैमिली रहूँगा, तो वी कैन ग्रो। हमें अपने, जैसे मेरे को कस्टमर की नीड समझनी जरूरी है, ऐसे मेरे को अपने एम्प्लॉय की नीड भी समझनी जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम हमेशा देखते हैं कि एम्प्लॉय अगर सपोज करो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो परफॉर्म करना चाह नहीं रहा है, या उसे आता नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसके प्रॉब्लम पे काम करते हैं। बिल्कुल कि फरमान निकाल दिया कि भैया ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है अगर उसकी साइड समझोगे नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कुछ टीम मेंबर्स होते हैं जो बहुत समझदार समझते, फिर सोचते कि सर को हम इधर उधर बना लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है कि हमें भी इधर दुनिया देखी हुई है। मैं तो हमेशा कहूँगा जो साफ सुथरा है, जो मेरी तरह सोचता है, एथिकल सोचता है, टीम के बारे में सोचता है, कंपनी के बारे में सोचता है, वो ऑटोमेटिकली मेरे क्लोज में आ जाएगा। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नजर सबकी रहती है। जैसे हम आ गए। एग्जैक्टली। ओके, अब आप पूछिए। सेम। और मैं सेम चीज सर अगर देखी जाए ना, तो हर ऑर्गेनाइजेशन पे ये चीज लागू होती है। अगर मैं आपकी लेता हूँ, आप थोड़ा सा अपने बारे में रोशनी डालेंगे कि आपके उसमें क्या क्या है? 3। बिल्कुल। अच्छा, सेम मतलब क्वालिटीज ऑफ अ बिजनेसमैन। एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से 3 क्वालिटीज है सर। आई विल कीप इट सिंपल। 3 क्वालिटीज है। पहली क्वालिटी है हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, दूसरी क्वालिटी है हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, और तीसरी क्वालिटी है हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में वो घुसा हुआ है ना, सही डायरेक्शन में, बेइंतहा हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में, बेइंतहा हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में, कोई रोक ही नहीं सकता सर। सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता।
एग्जैक्टली अगर बात करें ना सर, बिल्कुल आपने टू दी पॉइंट बात करी है, और यही चीज मस्ट है। मगर हार्ड वर्क और डायरेक्शन, लोगों को डायरेक्शन क्लियर है नहीं, हार्ड वर्क कोई करना नहीं चाहता है, तो मजा यही लगा। हार्ड वर्क कर रहे हैं तो गलत डायरेक्शन में, उसका कोई बेनिफिट नहीं। वो फायदा ही नहीं है ना। हम दौड़ रहे, कहाँ दौड़ना है, कहाँ जाना है पता ही नहीं, तो फायदा ही क्या। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन, ये मेरी टीम का क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी आपको 1.5-2 साल से जानते हैं, दे नो हु यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो ये क्वेश्चन था कि अगर आप बिजनेस में नहीं होते, अगर आप इस बिजनेस में नहीं होते, बिजनेस नहीं कर रहे होते, तो क्या कर रहे होते? सो बिजनेस ही नहीं कर रहा होता तो मतलब समझ के चलो मैं कोई फिटनेस कोच वगैरह होता। मेरे को शौक है तो वही हो सकता है, क्योंकि एट द एंड इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं है। 17 साल से तो बिजनेस का ही सोच रहा हूँ, तो कभी टाइम ही नहीं मिला कि बिजनेस ना कर रहा होता तो क्या सोच रहा होता, तो कभी सोचा ही नहीं है हमने कभी। बट हाँ ठीक है, अगर मैं सेकंड अपना पैशन जाऊँ ना, तो मैं फिटनेस कोच की तरफ जाता। यस वरुण जी, आपने बताया कि बिजनेस में जो आपके वेंडर्स हैं या फिर जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका फीडबैक लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, फीड फॉरवर्ड करना उस फीडबैक को ज़रूरी है। टीम के बारे में थोड़ा सा और बताएं, आप कैसे टीम को हैंडल करते हैं? आई वांट टू नो योर विजन। सर मैं टीम को अगर मैं मान के चलूँ ना, मेरी मतलब पूरी कोशिश रहती है, अभी तो टीम साइज बहुत छोटा है, तो टीम मेरी हर वक्त मोटिवेट रहे। और हमेशा ना मैं कभी भी किसी टीम को ना बर्डन देकर ये नहीं कहता कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट अगर मेरा वंस इन अ वाइल आ गया, कनेक्ट हो गया कि ये करना है, तो अच्छी बात ये मेरी टीम कभी फिर मना नहीं करती, क्योंकि दे नो इट वेरी वेल कि अगर मेरा फोन आया तो कोई रीजन होगा तभी आया, वरना मैं इजीली कभी भी अपनी टीम को बर्डन नहीं देता। तो जो अच्छी चीज है वो मेरी टीम के साथ मेरी बॉन्डिंग है। लाइक मैं समझ के चलना, हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट देता हूँ, एक छोटा सा पॉटलक होता है। पॉटलक होता है जो हम महीने के लास्ट में अपने हर टीम मेंबर को बुलाते हैं। नाइस। उसके साथ खाना खाते हैं, और मैं उस दिन टिफिन नहीं लाता। आप खाते हो उसके साथ? उसके साथ पूरा टीम इकट्ठे खड़ी होती है, तो मैं उनके साथ खाता हूँ। ओके। और मैं कभी टिफिन नहीं लाता हूँ। मेरा मन करता है कि हर टीम मेंबर के साथ कनेक्ट है, कि अगर भैया मैंने अनशेयर किया है तो एक वो कहते हैं ना कि कभी भी वो धोखा नहीं देगा, ये है। तो हम वैसा कनेक्ट करते हैं। और कई बार हम लोअर लेवल के स्टाफ को भी ना सर हम रिस्पेक्ट देना जानते हैं। तो अगर हमारे यहाँ गार्ड साहब कहा जाता है ना, तो एक रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि अगर हम जुड़े हैं तो पैसा सेकेंडरी है। ठीक है ना, पैसा तो यार उसकी जगह कोई भी आएगा उसको भी देना है मेरे को, मगर अगर मैं इज्जत दे दूंगा ना, तो सर इज्जत के लिए दुनिया काम करती है। और मैं खुद सर, अगर कोई आदमी मेरे मुंह पे पेमेंट मारेगा कि मेरा मटेरियल निकाले, तो मैं खुद नहीं दूंगा उसको, तो मैं सर्विस भी नहीं दूंगा उसको। करेक्ट। तो ऐसे अगर मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करूंगा अपनी टीम में, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो हमारा क्या रहता है कि टीम के साथ ना एकदम ऐसा रिलेशन है कि उसकी रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे यहाँ मैक्सिमम अगर मैं देखूं वुमेन पावर है, काफी जगह वुमेन पावर है जिनका बाहर की दुनिया से क्लाइंट से कनेक्ट है, वेंडर से, क्लाइंट से। अगर कोई भी ऊंच नीच कर देता है तो आई मेक श्योर कि मेरे जो फीमेल स्टाफ है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे असर नहीं आना चाहिए। ऑसम। ये इफ शी इज परफॉर्मिंग फॉर हर नीड, तो आई रिस्पेक्ट हर एंड आई सैल्यूट हर कि भैया अच्छा कर रहे हो, बट ये बाहर की कुछ नेगेटिविटी की वजह से अगर तुम्हारे पे करो, तो मैं एज अ बैरियर खड़ा हो जाता हूँ बीच में कि भाई ये प्रॉब्लम आई है, तो काम तो बाद में होगा, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर। तूने ऐसा बोला क्यों? एब्सोल्युटली। तूने ये कम्युनिकेट कैसे किया? तो उस टाइम पे ना मतलब एज अ बैरियर खड़ा होना पड़ेगा। टीम मतलब टीम जो है वो सेल्फ की इमेज है। हम तो मतलब पीछे कहते हैं ना डांसर्स जो होते हैं, बैकग्राउंड डांसर है। तो हमारा जो फ्रंट में डांस कर रहे हैं वो तो मेरी टीम ही है ना। चाहे मैं जितना मर्जी बड़ा शाहरुख खान हो जाऊं, मगर टीम के आगे तो मैं बैकग्राउंड डांसर हूँ, कर तो वही रहे ना। वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने। मतलब ये तो ऐसा हो गया जस्ट फॉर फन कि आईपीएल चल रहा है, वो लोग खेल रहे हैं और हम चीयर लीडर्स हैं। हाँ, तो होता ही है ना, सच्चाई है, होता ही है, बिकॉज दे आर प्रेजेंटिंग। और अगर वो दिल से प्रेजेंट नहीं करेंगे, दिल से खुश नहीं होंगे, तो दिल से प्रेजेंट नहीं करेंगे। जब दिल से प्रेजेंट ही नहीं करेंगे तो मेरी कंपनी की इमेज तो खराब हो गई ना। तो मैं उसको थोड़ा मेंटेन करके चलूंगा ना, तो मतलब मेक श्योर कि भैया मेरे हर एक बंदा खुशी खुशी रहे, किसी को कोई परेशानी है तो वी आर देयर फॉर देम। बहुत बढ़िया। और ये बात मैं अपने सबसे बड़े एम्प्लॉय से लेकर सबसे छोटे एम्प्लॉय को, सबको, अपने हमारे 170 एम्प्लॉयज है टोटल, सबको इंक्लूड करता हूँ इस काम में कि आई एम देयर फॉर यू। बड़ी बात है,
बड़ी बात है, क्योंकि 170 अगर लोग हैं तो उसमें बहुत लोअर लेवल के भी लोग होंगे, अपर हर तरह के लोग होंगे, राइट? यस तो एक एक मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ में आप फोकस कर रहे हैं, तो सर अपनी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं। सर, क्यों नहीं ग्रो करेंगे? उनका भी तो हक है ना ग्रो करना। 100%। यार वो भी आए हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा तो पहले मेरी टीम में नहीं आ सकते। बिल्कुल। और अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो मैं आपको ग्रोथ माइंडसेट मार नहीं सकता। मेरे को आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे को इनको ग्रोथ देनी है, और ये अनसेट प्रॉमिस है। अगर मैं ग्रोथ मांग रहा हूँ इनसे और इनको ग्रोथ नहीं दूंगा तो फायदा क्या है? मैं आपको शुरू में कहा था ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा देना सीखोगे तो अपने आप आएगा। तो ठीक है सर, पैसा, रिस्पेक्ट और साथ, सब चीज देनी चाहिए ना। सुख दुख में हम साथ खड़े हैं तो ही तो फिर वो भी हमारे साथ तभी खड़े होंगे ना। 100%। आई ट्रूली अलाइन विद योर विजन, ट्रूली अलाइन। बहुत ही बढ़िया जी। अच्छा, अगर इस टॉक शो का इसको क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, आउट ऑफ द ब्लू, मैं जल्दी से पूछता हूँ आपसे। आई बिलीव कि आप कुछ ना कुछ बढ़िया इसका आंसर दे पाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बज़वर्ड यही है। कोई MBA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, सर क्या करोगे बेटा? आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, राइट? तो बज़ है आज के टाइम में। उनको ये भी पता है कि 95% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं पहले ही साल में। 5% बचे, वो अगले कुछ सालों में फेल हो जाते हैं। तो बहुत ही 1 से 2% हैं जो बड़ी कंपनीज बनती हैं, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। दैट्स रियली गुड, अच्छी बात है। माइंडसेट चेंज हो रहा है लोगों का, बट फेल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? सर देखिए, लोग एक्साइटमेंट में आके काम तो कर लेते हैं, बट डेडिकेशन भी शुरू में होती है, ठीक है। बट अगर मैं उसे लॉन्ग रन में देखूँ ना, तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते। वो आते हैं फटाफट, फंड रेज कर लो, IPO की तरफ दिमाग लगा रहे होते हैं, हमें इन्वेस्टर चाहिए। मतलब आप प्रोडक्ट पे ध्यान ना देकर इन्वेस्टर पे ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिकली सर वो फेल होना ही है। और अगर किसी भी प्रोडक्ट को मैं 100 दिन नहीं दे रहा हूँ ढंग से, डेडिकेटली नहीं दूंगा, तो मैं कभी कंप्लेंट नहीं कर सकता ना सर। यस। मैं अगर सपोज करो मैं गया 1 महीने के लिए जिम गया, तो मैं 1 महीने में बॉडी नहीं बना सकता हूँ। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है उन्हें 15-15 साल लग गए बॉडी बनाने में, और मैं 10 दिन में सोचूं ये हो जाए, स्टेरॉइड ले लूं, ये कर लूं। सर सब अनप्रैक्टिकल बातें हैं। आपको डेडिकेटली लगना तो पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, वंस इन अ वाइल जो आप 5% कह रहे हो ना, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो प्रोडक्ट ही किक कर गया मार्केट में, तो वो अलग चीज है। बिल्कुल। तो वो तो मान के चलो उस 5% के लिए सारे घुसते हैं, वो 5% मगर निकलेंगे 5 ही। बिल्कुल। आप अगर सारे ही 100% हो जाएंगे तो मतलब समझ लो सिलिकॉन वैली भी छोटी पड़ जाएगी। वेरी ट्रू। वाह, मतलब सच में, मतलब मेरे लिए एज अ पर्सन, अंकित के लिए तो बहुत ज़्यादा आज का शो ना एक एनरिचिंग जर्नी रही। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं हर रोज़। मतलब मैं हमेशा, परसों मैं एक ट्रेनर के शो में था, तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं अंकित यार यू आर योरसेल्फ अ ग्रेट पर्सन, आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ कर रहे हो, आप बढ़िया। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने जो ट्रेनर वाले जो मेरे शूज़ है ना, जो मेरे बूट है, वो बाहर छोड़ के आता हूँ। जब मैं अंदर घुसता हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट घुसता हूँ। आज भी जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ वरुण जी, एज अ स्टूडेंट बैठा हूँ कि मेरे जो मैं बोलूँगा शायद मेरे से कुछ लोग इंस्पायर हो जाए, बट जो आप बोलोगे उससे मैं भी, आपके ऑडियंस के अलावा, मेरी ऑडियंस के अलावा मैं भी इंस्पायर हो रहा हूँ। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। सेम हियर सर, मैं खुद बोलूँगा कि आपसे कनेक्ट हुआ ना, तो मैं खुद आपसे इंस्पायर होता हूँ कि कैसे हर वक्त हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और लाइक जैसे आपने मेरी टीम को भी सिखाया, तो मतलब झलक तो मेरे में भी आई जाएगी। अरे तो मैं खुद आपसे कहूँगा कि जब आप आते हो ना, तो मैं हमेशा, मेरा ना एक लर्निंग माइंडसेट आपको देखते ही ऑन हो जाता है कि भैया इनसे कुछ ना कुछ तो आए, आधे घंटे के लिए बैठे, कुछ ना कुछ तो दे के जाए। और वो कहते हैं ना, बिजनेसमैन हमेशा मुफ्त का ज्ञान ले रहा होता है। आप आते हो उनके लिए, मगर आधा घंटा जो मेरे साथ मुफ्त की कॉफी पी रहे होते हो ना, तो मैं उसमें अपना ज्ञान बटोर रहा होता हूँ। तो हमें भी अच्छा है सर, आप भी लर्निंग माइंडसेट में रहते हो, हमें भी लर्निंग माइंडसेट में रहना ही चाहिए। 100%। क्या होता है, किसी की मतलब जर्नी ना किसी और के लिए लर्निंग बहुत इजीली बन सकती है। हाँ, अगर मैं लर्निंग माइंडसेट में हूँ, अगर मैं जजमेंटल हूँ, तो आई कैन नॉट टेक एनीथिंग। बस। वाओ, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट आपका भी आने के लिए हमारे यहाँ।